आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपका दीक्षा ऐप सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी विषय के मॉड्यूल नंबर 2 से लेकर के 8 तक कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट जो आपका है एसएसटी का, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज हम मॉड्यूल नंबर 2 यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एसएसटी के मॉड्यूल्स में दिए गए हैं 2 से लेकर और 8वें मॉड्यूल तक एक साथ सभी को पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को कैदी बनाकर कहाँ रखा था? वाराणसी की जेल में या दिल्ली, रंगून, कोलकाता? इसका सही जवाब होगा रंगून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? जहांगीर, बाबर, अकबर या बहादुर शाह द्वितीय? यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल में विदेशी आक्रमणकारी कौन थे जिसने क्षति पहुंचाई? तो इनमें से सही आपका जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नादिर शाह ने जो है क्षति पहुंचाई थी और यही वह शख्स था जिसने कोहिनूर हीरा चुराया था। ठीक है, चुरा करके यहाँ से ले गया था, यही वो शख्स था, नादिर शाह। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों का व्यवहार कैसा था? तो इसका सही जवाब गाइस होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंकुश स्वेच्छारी। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। औरंगजेब की दक्षिण नीति का क्या परिणाम था? तो उसका परिणाम यह था कि अपार धनराशि उसमें खर्च हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह किसके हाथों की कठपुतली बन गए थे? तो इसका सही जवाब होगा सैयद बंधुओं की कठपुतली बन गए थे। ऑप्शन ए। मराठों का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? बालाजी, विश्वनाथ, शिवाजी या कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की दुर्बलतम नीति क्या थी? तो उसकी जो धार्मिक नीति थी वही सबसे दुर्बलतम नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का कौन सा पुत्र मुगल साम्राज्य का शासक बना? तो दोस्तों उसका सही नाम होगा हुमायूं। ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो बाबर ने रखी थी 1526 ईस्वी में। आगे चलते हैं और यहीं इसी के साथ आपके सेकंड मॉड्यूल के सभी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसको सबमिट करते हैं और साथ ही साथ अपना डाटा सर्वर पर सेव करेंगे और अपना स्कोर भी साथ के साथ पता करेंगे। सो गाइज, हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम सही है। फुल स्कोर हमने यहाँ पर किया है। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कोई फीस नहीं लगती है लाइक करने में, सो ज़रूर किया करें। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर और फटाफट से पूरा करते हैं 8वें मॉड्यूल तक सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी असाइनमेंट को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इसी के साथ आपका तीसरा मॉड्यूल यानी तीसरा असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर बेहद जल्दी के साथ हम अब जानते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सभी पूरे करने हैं 8वें असाइनमेंट तक। अकबर के समय में ध्रुवपद गायन की शैलियाँ प्रचलित थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, का और खा दोनों। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव ने की थी। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? तो अस्मत बेगम ने। ठीक है, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेदार सैनिक थे तो जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे उन्हें कहते थे सिलेदार सैनिक। डॉक्टर नूरुल हसन ने मुगल साम्राज्य के जमींदारों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 3 भागों में विभाजित किया था। कश्मीर का शालीमार बाग लगवाया किसने? जहांगीर ने लगवाया। अगला प्रश्न है, नीले, हरे और लाल रंग की पृष्ठभूमि में गहरे और चमकीले रंगों का प्रयोग किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता दोस्तों है मेवाड़ शैली की। ठीक है, अगला प्रश्न है, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी
किसकी वजह से? उसके संगीत की वजह से, संगीत कला में बहुत माहिर थे, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये बाबर की है। और किसने लिखी थी? ज़रूर बताइए, क्योंकि कल के मॉड्यूल में मैंने आपको कराया था। जजिया कर समाप्त किया था, किसने किया था? तो अकबर ने किया था। महान इसीलिए इनको कहा जाता है महान अकबर, बहुत ही दयालु थे। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न हम कर चुके हैं आपके तीसरे असाइनमेंट के। अब इनको सबमिट कर देते हैं, अपना स्कोर देखते हैं। सो गाइज, बिल्कुल सही हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब चलते हैं और चौथे असाइनमेंट के सभी प्रश्नों को फटाफट से पूरा करते हैं। तो चौथे असाइनमेंट का पहला प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास, बिल्कुल सही। शिवाजी की दक्षिण में प्रथम विजय कौन सी थी? सिंहग्रह विजय या रायगढ़ तोरण? तो यही सही जवाब होगा, तोरण विजय उनकी प्रथम विजय थी दक्षिण में। शिवाजी को किस मुगल शासक ने बंदी बनाने का आदेश दे दिया था? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान कौन थे? तो अष्टप्रधान जो है मंत्रियों के समूह को कहा जाता था। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो ये शिवाजी के दरबार में थे। शिवाजी का राज्याभिषेक किस प्रसिद्ध पुरोहित ने किया था? तो दोस्तों गंगा भट्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अफजल खान को किसने शिवाजी को मारने के लिए भेजा था? तो चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। और शिवाजी के पिता किसके दरबार में नौकरी करते थे? तो ये अहमदनगर, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवाजी को किस युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक शिवाजी को माना जाता है। मराठों का उदय भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र में मराठों का उदय हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हमने सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब देखते हैं कितना सही है। सो बिल्कुल सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। फुल स्कोर हमने चौथे असाइनमेंट में किया। अब हम चलते हैं 5वें असाइनमेंट की ओर बहुत ही तेज़ी के साथ। और हाँ गाइज़, यदि आपको अभी तक एसएसटी का लिंक नहीं मिल पाया है तो आप ऑनलाइन शिक्षण टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आगे आने वाला संस्कृत का लिंक भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाली हूँ और आपको सभी विषयों के लिंक एक साथ वहाँ पर मिल जाएंगे। और बाकी खूब सारी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन शिक्षण सर्च करना होगा, आपके सामने आ जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अपने अगले असाइनमेंट पर। 5वां असाइनमेंट, पहला प्रश्न है, जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो जब वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, तो किसने किया था उसका स्वागत? राजा जमोरिन ने किया था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? यह अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी सामाजिक अध्ययन विषय की, तो कहानी के थ्रू आपको सब कुछ समझाया जाएगा ताकि आपको रटना ना पड़े और सब कुछ आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आपको कुछ भी भारी नहीं लगेगा। आपकी हिंदी की, साइंस की और गणित की क्लासेस रेगुलर चल रही है, आप उनको ज़रूर ज्वाइन करें और बाकी बचे सब्जेक्ट्स भी बहुत जल्द शुरू किए जाएंगे। तो दोस्तों क्लासेस को ज़रूर लिया करिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जाता है। बिल्कुल भी रटवाने की कोशिश आपको क्लास में नहीं की जाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कालीकट बंदरगाह पर की थी। अल्बुबरक ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया किसके द्वारा? डचों के, अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के या पुर्तगालियों के? तो पुर्तगालियों के द्वारा, बिल्कुल सही। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट दिया, उसका क्या नाम था? तो सर टॉमस रो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा बच्चा जानता है 1600 ईस्वी में हुई थी, बहुत पूछा जाता है। वास्को डी गामा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? तो चलिए बताइए, कालीकट पर। हमने अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी से संबंधित था। वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया और उसका स्वागत किया राजा जमोरिन ने। ठीक है, कहाँ आया था? कालीकट बंदरगाह पर। बिल्कुल क्लियर है। भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? तो अंग्रेज आए थे, पुर्तगाली आए थे, या फ्रांसीसी या फिर डच? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। इसी के साथ आपके 5वें असाइनमेंट के सभी प्रश्न हो जाते हैं पूरे। सबमिट करके अपना स्कोर चेक करेंगे और अपना डाटा सर्वर पर फीड करेंगे। गाइस सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर। और हाँ फ्रेंड्स, आपके सामाजिक अध्ययन विषय के लगभग 31 असाइनमेंट है, तो अभी से जल्दी से पूरा करेंगे और 3 दिन में ख़त्म कर देंगे सभी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद बारी आएगी रिटन असाइनमेंट की। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कौन से सब्जेक्ट के रिटन असाइनमेंट बाकी है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा कमेंट्स हो गए उसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट मैं पहले कराऊंगी। रिटन असाइनमेंट की बात कर रही हूँ, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, उसी की वजह से मुझे पता चल पाएगा कि आपकी नीड क्या है। अब चलिए, पहला क्वेश्चन है छठे असाइनमेंट का। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के पश्चात किसे नवाब बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा मीर जाफर को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के दरबारियों के बीच षड्यंत्र में किसने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीन चंद ने। प्लासी के युद्ध की तिथि क्या थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद आपको रखना ही होगा। 23 जून 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। तथाकथित काल कोठरी की दुर्घटना किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला के काल में। अगला प्रश्न है, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो नहीं बताना है, मीर जाफर इसका सही होगा। ठीक है, बंगाल के नवाब ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? तो चलिए जल्दी से आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव के साथ संधि की थी। बिल्कुल सही है। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? यानी 7 सालों तक युद्ध चला था। आप देख सकते हैं कि 7 साल कितना लंबे समय होता है। 7 साल तक युद्ध चलता ही रहा था। और क्या कारण होते थे इसके पीछे, वो मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। अब यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन ही करेंगे। तो दोस्तों यह हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, सिराजुद्दौला का शत्रु कौन नहीं था? तो मोहनलाल इनका शत्रु नहीं था। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो फर्रुख शेर ने दी थी। इन्होंने कहा था कि आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, आप आइए और जितना हो सके व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला का राज्यारोहण हुआ? तो इसका सही जवाब होगा अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी। इसी के साथ आपका छठा मॉड्यूल भी कंप्लीट हो जाता है। सबमिट कर देते हैं और इसको अपने सर्वर पर पहुंचा देते हैं। अब देखते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हमने एकदम करेक्ट दिए हैं गाइस। अब चलते हैं 7वें असाइनमेंट पर बहुत ही तेजी से। 7वें असाइनमेंट का पहला प्रश्न आपके सामने है, डुप्ले का उत्तराधिकारी कौन था? तो गोडे हु, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे है, सप्तवर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? तो अभी हमने जाना यूरोप, बिल्कुल सही। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में हुई थी। बस इसके बाद एक और असाइनमेंट रह जाता है, असाइनमेंट नंबर 8। ठीक है, आगे के असाइनमेंट्स 10 से 12 असाइनमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से 2 वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में पौंडीचेरी की संधि कब हुई थी? तो 1755 ईस्वी में। आगे है, कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था? डुप्ले था।
एक्स ला शापेल संधि कब हुई थी? यह हुई थी दोस्तों 1748 ईस्वी में। और कर्नाटक युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? अगर ये पूछ लिया जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसी के साथ सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1748 ईस्वी में। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1746 ईस्वी में। इसी के साथ आपके सभी प्रश्न पूरे हो जाते हैं 7वें असाइनमेंट के। फटाफट से सबमिट करेंगे और अपना डाटा सर्वर पर सेव कर देंगे। गाइस सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम करेक्ट है। अब हम चलते हैं आज के लास्ट वन असाइनमेंट पर, असाइनमेंट नंबर 8। और हाँ गाइज़, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसकी हेल्प से अपना कोर्स जल्दी से पूरा कर सके और अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है। और आपका मार्च में आपका यूपीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, अब ये बिल्कुल क्लियर है। तो आपका लगभग शुरुआत में ही, आपके मार्च की शुरुआत में आपका यूपीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। सो सभी गाइज़ बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे 8वें असाइनमेंट का। किस गवर्नर जनरल की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हुई थी? तो लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हुई थी। गाजीपुर ज़िले में उनकी कब्र बनाई गई है। पुलिस व्यवस्था का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो लॉर्ड कार्नवालिस को ही माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? 1793 ईस्वी में लागू की गई। किस गवर्नर जनरल ने मुस्लिम फौजदारी न्याय व्यवस्था में प्रतिशोधात्मक न्याय के स्थान पर सुधारात्मक न्याय लागू किया? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1773 ईस्वी में। द्वैध शासन प्रणाली को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो ये हो जाते हैं वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ख़त्म तो किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने और शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। बिल्कुल सही। प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई? 1765 ईस्वी में संपन्न हुई। और विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले वाले मॉड्यूल में भी आया था। चलिए 1600 ईस्वी में हुई। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। 10 प्रश्न थे, सभी के उत्तर हम दे चुके हैं। सबमिट कर देते हैं और अपना स्कोर जानेंगे। देखते हैं हमने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो गाइस सभी असाइनमेंट के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप लोग कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने लाइक किया है तो आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।